सीनियर सरस्वती कृमि में आरती और आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज का टॉपिक है व्यवसाय के रूप में अध्यापन। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, यानी कि 4th अध्याय है और यूनिट आपकी 4 है, यानी कि टीचर यानी कि अध्यापक शिक्षा है। यूनिट का नाम आपका है, यानी कि 4th यूनिट का नाम आपका है अध्यापक शिक्षा। और अध्याय की बात करेंगे 4th अध्याय की, और 3rd अध्याय की भी की जो है आज ही बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंतर्गत हम पढ़ा देंगे। यहाँ देख सकते हैं ये जो है यूनिट 4 के अंतर्गत आपका जो है 3rd अध्याय सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा। और इसके पहले हमने आपको पढ़ा रखा है अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम तथा पाठचर्या पढ़ाया है, यानी कि पहला अध्याय। दूसरा अध्याय हमने पढ़ाया है यानी कि अध्यापक शिक्षा के प्रति जो है विद्वानों के दृष्टिकोण, हमने आपको पढ़ाया है विद्वानों के दृष्टिकोण, यानी कि 2nd अध्याय में पढ़ाया। और 3rd अध्याय ये है, और 4th अध्याय भी जो व्यवसायिक शिक्षा यानी कि अध्यापन में व्यवसायिक शिक्षा के बारे में भी जो पढ़ाएंगे, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये अध्याय व्यवसाय के रूप में अध्यापन, ठीक है। ये सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, तो पूरी क्लास देखिएगा, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। स्टार्ट करती हूँ। अध्याय आपकी 3rd यानी कि अध्याय 3rd है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा। इसके बारे में हमने आपको पहले पढ़ा रखा है थोड़ा सा, तो ये डिटेल में आपका अध्याय है टॉपिक। तो इसमें थोड़ा देख लीजिए आप, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेवाकालीन शिक्षा यानी कि अध्यापक। ये आपसे स्टूडेंट को पता है, यानी कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा वो होती है जो टीचर बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है अध्यापक को, वो जो है शिक्षा होती है आपकी, मतलब अध्यापक बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत सेवारत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या कार्यक्रमों को संचालित एवं व्यवस्थित करते हुए उनकी कार्य क्षमता कुशलता में वृद्धि है तो प्रयत्न किया जाता है। यानी कि जो टीचर होते हैं, टीचर जैसे आपको शिक्षा दी जाती है, आप स्कूल में पढ़ते हैं, इसी प्रकार से अध्यापकों की भी जो है शिक्षा होती है। तो इसलिए उनकी शिक्षा दी जाती है अध्यापकों को शिक्षा, क्योंकि उनके जो है कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि है तो प्रयत्न किया जा सके, ताकि जो है ताकि विद्यार्थी को अच्छे से पढ़ा सके। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा को पुनः शिक्षा के समान एक जीवन व्यापी प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत किया गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका अध्याय है, तो अध्याय के अंतर्गत कौन कौन सी हेडिंग आती है कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना। इसके अंतर्गत ये सारी हेडिंग से सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के विभिन्न संगठन, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के विभिन्न रीतियाँ, और ये है जिला यानी कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन शिक्षा एजेंसियाँ और जो है संस्थान। ये सारी हेडिंग से इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा पढ़ा देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन शिक्षा एजेंसियां और संस्थान। तो भारत में विभिन्न एजेंसियां और एवं संस्थान हैं जो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। ये संस्थाएं विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षित कार्यक्रमों और विभिन्न नीतियों, पाठशालाओं आदि के द्वारा सेवाकालीन शिक्षा से संबंधित वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं संस्थाएं निम्नलिखित हैं, यानी कि जिला स्तर पे आप देख सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देख सकते हैं जिनसे, यानी कि डाइट हो गया, यानी कि DIET सर्व शिक्षा अभियान एक हो गया SS, ठीक है। याद रखिएगा, इसका जो है फुल फॉर्म भी याद करिएगा। राज्य स्टेट स्तर पर जो है आप एजेंसियाँ कौन सी हैं, ये सब आपको याद रखना है, CERT RMSA, ठीक है। और राष्ट्रीय नेशनल जो है लेवल की जो एजेंसियाँ हैं, तो देख सकते हैं NCERT और NCPE और UGC NUPA भी होती है इसके अंतर्गत। यहाँ पे जो है फुल फॉर्म इसका यहाँ पे लिखा हुआ फुल फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है फुल फॉर्म दिया गया है, यानी कि एजेंसीज, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं DIET, इसका जो है फुल फॉर्म लिखा हुआ है, देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं SCERT का फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग हो जाएगा। और RMS का देख सकते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो जाएगा। और ये NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ जो है एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, यानी कि ये भी जो है स्कूल से संबंधित होती है, ठीक है। और एक पॉइंट, और ये हेडिंग्स, ये मतलब NCT ये जो है अध्यापक शिक्षा से संबंधित होती है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो ये आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़िएगा, और ये इसके अंतर्गत जो डिटेल में क्लास करा देंगे, ठीक है। अभी ये जो है डिटेल में सारा आपको पढ़ना है, इसके अंतर्गत सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक हेडिंग विषय क्षेत्र देख सकते हैं, विषय क्षेत्र के बारे में, यानी कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के विषय क्षेत्र क्या होते हैं। सेवाकालीन अध्यापकों को बदलते परिवेश के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण अध्ययन कार्यक्रमों आदि को अपनाना पड़ता है। शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा आवश्यकताओं को समझाकर उसके अनुरूप शिक्षा योजना की रूपरेखा का निर्माण करना वर्तमान अध्यापन व्यवस्था की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षकों को निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता होती है। एक हो जाएगी हेडिंग सबकी संदर्भ दक्षता और संकल्पनात्मक दक्षता, और एक विषय वस्तु और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, संचार बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है, या संप्रेषण प्रबंधन संबंधी और मूल्यांकन दक्षता, और जो है अभिभावक सहकार्य दक्षता, समाज के प्रति प्रतिबद्धता मतलब जिम्मेदारी, ठीक है। और अगला आपका जो है अध्याय है, अगला अध्याय है 4th, यानी कि व्यवसाय के रूप में अध्यापन। तो ये आपका 4th अध्याय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बात करेंगे जो है ये आपका जो 4th है मतलब चैप्टर है, यानी कि यूनिट है अध्यापक शिक्षा। यानी कि पहला हमने आपको पढ़ाया था अध्यापक शिक्षा यानी कि पाठचर्या पाठ्यक्रम, और दूसरा हमने पढ़ाया विद्वानों के प्रति जो है मतलब अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत विद्वानों के दृष्टिकोण हमने पढ़ाया। और ये इसके बाद जो अभी हमने आपको पढ़ाया सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, और 4th आपका हो जाएगा व्यवसाय के रूप में अध्यापक शिक्षा। यानी कि हर यूनिट में जो है 4 अध्याय दिए गए हैं, आपको सभी पढ़ना है। ये लास्ट यूनिट है, मतलब 4 अध्याय, यानी कि 4 यूनिट का लास्ट टॉपिक है अध्याय।
तो इसको आज की क्लास में पूरा कवर कर देंगे। अगली क्लास में जो है 5 यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यवसाय एवं व्यवसायीकरण की संकल्पना, और इसके अंतर्गत 2 हेडिंग है, और ICT यानी कि एकीकरण हो जाएगा। इसके अंतर्गत 2 हेडिंग्स आपकी हैं, व्यवसायीकरण के लिए गुणवत्ता प्रबंधन और अध्यापन शिक्षा में जो है नव प्रवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो अध्यापकों के अंदर अनेक ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो इसे व्यवसाय से अलग करती हैं, परंतु जीवन वृत्ति चलाने के उद्देश्य से इनका अध्यापन क्रिया भी एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। बावजूद इसके अध्यापकों का जो है व्यवसाय अन्य से भिन्न होता है। यानी कि कहने का मतलब है ये अध्यापकों के अंदर अनेक ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिसमें व्यवसाय से अलग करती हैं, परंतु जीवन वृत्ति यानी कि जीवन चलाने के लिए जो है उद्देश्य इनका अध्यापन क्रिया भी एक व्यवसाय के रूप में ले चुकी है। ये सब व्यवसाय से अलग होता है, ठीक है। डिफरेंस है इसमें, मतलब ये सामान्य होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग्स हैं, यहाँ पे व्यवसाय एवं व्यवसायीकरण की जो है संकल्पना देख सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। तो व्यवसाय यहाँ पे इंपॉर्टेंट हेडिंग देख सकते हैं। व्यवसाय का अर्थ है एक ऐसा धंधा जिसमें धन के बदले वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन, विक्रय और विनिमय होता है। यह नियमित रूप से किया जाता है तथा इसे लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। कहने का मतलब है व्यवसाय के बारे में आपको समझना है क्या होता है। खनन, उत्पादन, व्यापार, परिवहन, भंडारण, बैंकिंग तथा बीमा आदि व्यवसायिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। शिक्षण, लेखन, ये भी आपके जो है व्यवसाय के उदाहरण हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए व्यवसाय के उदाहरण क्या होते हैं तो आपको कन्फ्यूज मत होइएगा, ये सारी आपकी हैं। शिक्षण कह सकते हैं, लेखन कह सकते हैं, और उत्पादन, खनन, व्यापार, परिवहन, ये सारे आते हैं। व्यवसाय किसी विचार से शुरू होता है। कहने का मतलब है व्यवसाय जो है विचार से शुरू होता है, इसे कानूनी तौर पर जो संचालित किया जाता है। व्यवसाय लगभग लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, खरीद बिक्री करने के काम आता है। व्यवसाय किसी खास क्षेत्र में व्यक्तिगत कौशल और दक्षता का इस्तेमाल किया जाता है। और ये व्यवसायीकरण आप देख सकते हैं, व्यवसायीकरण एक प्रक्रिया है जो नए उत्पादों और या सेवाओं का उत्पादन या ये नहीं, ठीक है। व्यवसायीकरण एक प्रक्रिया है जो नए उत्पादों या सेवाओं को बाजार में लाने से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि ये जो व्यवसायीकरण होता है, यानी कि ये जो है सेवाओं को बाजार में लाने से संबंधित है, जिससे उत्पादन, वितरण, विपणन, बिक्री, ग्राहक सहायक शामिल है, ठीक है, सहायता शामिल है, जिससे आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। नए उत्पादों या सेवाओं को बाजार में लाने से संबंधित है। उदाहरण चिकित्सा, इंजीनियर और शिक्षा क्षेत्र जिसे व्यवसायीकरण के उदाहरण हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये व्यवसायीकरण है, समझना है, यहाँ व्यवसाय से समझना है। व्यवसाय का मतलब होता है लाभ कमाना, मतलब ये उदाहरण हो जाएंगे, और यहाँ इनके उदाहरण, व्यवसायीकरण का उदाहरण ये हो जाएगा, यहाँ पे ये उदाहरण हो जाएगा डॉक्टर, इंजीनियर, इनके बाजार में लाने से संबंधित होता है। और ये जो है उत्पादन से होता है, इनके व्यवसाय को जो है वस्तुओं के बदले, धन के बदले वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन होता है। यह नियमित रूप से किया जाता है, इससे लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, आप नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा, 1-2 बार पढ़िएगा। और इसके बाद देख सकते हैं अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीति क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसा दिशा निर्देशन है जो शिक्षकों को अनेक पेशेवर कार्यों और व्यवहारों में नैतिक उचित तरीके से मार्गदर्शन करता है, जिससे वे छात्रों, अभिभावकों, सहकर्मियों और समुदाय के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीति, जिसे शिक्षक आचार संहिता भी कहा जाता है, शिक्षा में शिक्षकों के लिए नैतिक और पेशेवर व्यवहार के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करती है। यह शिक्षकों को उनके कार्यों और निर्णय लेने में मार्गदर्शन करने में मदद करती है। अगली हेडिंग्स, एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन क्या होता है। कि एक जो है व्यवसाय के रूप में अध्यापन, एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन ज्ञान और कौशल को दूसरों को सिखाने और विकसित करने के लिए किया जाने वाला एक कार्य है, जो एक विशिष्ट परीक्षण और योग्यता के साथ किया जाता है। अगला पॉइंट है शिक्षा प्रदान करना और छात्रों को ज्ञान, कौशल और समझ विकसित करने में मदद करना, जिसके बदले में शिक्षक को वेतन मिलता है। ये विशेष प्रशिक्षण और योग्यता के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे अध्यापन एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण और औपचारिक योग्यता की आवश्यकता होती है। ज्ञान और कौशल का हस्तांतरण क्या है। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करना, जिससे वे अपने जीवन में सफल हो सके। पेशेवर नैतिकता क्या है। ये एक शिक्षक को छात्रों, अभिभावकों, समाज, उच्च अधिकार और पेशे के प्रति दायित्व का पालन करना चाहिए। यहाँ पे समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन ज्ञान और कौशल को दूसरों को सिखाने और विकसित करने के लिए किया जाने वाला एक कार्य है, जो एक विशिष्ट प्रशिक्षण और योग्यता के साथ किया जाता है। सतत विकास क्या है। मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा क्या होता है। अध्यापन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। राष्ट्र निर्माण में योगदान। अध्यापन के जो है गुण क्या होते हैं। अध्यापन व्यवसाय में सफल होने के लिए अध्यापक में कुछ गुण होने चाहिए, जैसे कि नम्रता, कर्तव्यनिष्ठा, बच्चों को समझाने की कला, विषय दक्षता, ईमानदारी और उत्साह हो जाएगा। अगली हेडिंग्स हो जाएगी शिक्षक एक चिंतनशील व्यवसायी है। अगली हेडिंग है अध्यापक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अध्यापक को एक जटिल कार्य के रूप में पेश किया जाता है। इस पेशे से जुड़े अध्यापक नियमित रूप से ऐसी समस्याओं का सामना करते रहते हैं। व्यक्तिगत गुणों और प्रासंगिक कारक। प्राथमिक विशेष शिक्षा अध्यापकों के बहुमुखी व्यावसायिक विकास, परियोजना, साक्षरता, अधिगम सीखने को प्रभावित किया है। शब्द अध्ययन यानी कि शब्द अध्ययन और प्रवाह निर्देश पर विशेष बल दिया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षक के बिना स्वयं विकास संभव नहीं है। एक अध्यापक को नियमित अध्ययन करना एवं साथ शिक्षा प्रक्रिया में संलग्न रहना अधिक आवश्यक माना जाता है। इससे उसकी शिक्षण गुणवत्ता बनी रहती है। शिक्षक के विकास को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जिससे शिक्षक से संबंधित कारक होते हैं, जैसे कि विषय वस्तु हो गया, शिक्षण कौशल हो गया और व्यक्तित्व हो गया, और मानसिक स्वास्थ्य भी हो गया। और जो है एक होता है छात्र से संबंधित, ये छात्र से संबंधित हो जाएगा। ये शिक्षक से संबंधित यहाँ पे ऐसे देखिए, शिक्षक से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? विषय वस्तु, शिक्षण कौशल और व्यक्तित्व। और छात्र से संबंधित कारक कौन से हैं? सीखने की क्षमता, यानी छात्र जो सीखें। और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक जरूरतें और पर्यावरण कारक कौन कौन से होंगे? स्कूल का माहौल हो जाएगा, संसाधन, सामाजिक आर्थिक कारक शामिल है। कहने का मतलब ये है कि यानी कि शिक्षक से संबंधित आपको याद रखना है कारक, और जो है छात्र से संबंधित, और जो है पर्यावरण से संबंधित आपको याद रखना है। स्कूल का माहौल हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक कारक हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से याद करिएगा। इंपॉर्टेंट हेडिंग है ICT एकीकरण, यानी कि ICT एकीकरण क्या होता है? ICT एकीकरण, इंटीग्रेशन याद रखना है। ICT यानी कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इन्फॉर्मेशन, यानी कि I से इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो है फुल फॉर्म याद रखना है, हिंदी में याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है। याद कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार और प्रौद्योगिकी। ये आपके फर्स्ट पेपर में जो है एक आपका जो है चैप्टर है, यूनिट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह शिक्षण, सीखने, शोध और प्रशासन बेहतर बनाने में मदद करता है। ICT एकीकरण का मतलब है शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों और संसाधनों का उपयोग करना, जिससे शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता में सुधार होता है। ICT का अर्थ है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिससे कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और अन्य डिजिटल उपकरण शामिल हैं। तो ये हेडिंग आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। यानी कि एकीकरण क्या है? ICT यानी कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसमें संचार प्रौद्योगिकी, जिससे कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, अन्य डिजिटल उपकरण शामिल होते हैं। एकीकरण का अर्थ होता है ICT उपकरणों और संसाधनों को शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना, जैसे कि कक्षा में ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग करना, छात्रों को ऑनलाइन सहयोग के लिए जो है उपकरण प्रदान करना। एकीकरण का मतलब हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे इसमें देख सकते हैं आपकी जो है शिक्षक द्वारा ऑनलाइन वीडियो या प्रेजेंटेशन का जो है उपयोग करना, छात्रों को ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर जो है काम करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना। लाभ क्या होता है? शिक्षण को प्रभावी और आकर्षक बनाना, छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के कौशल विकसित करना, ये पॉइंट्स हैं। छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना, ये सारे जो लाभ होता है, इसका लाभ है, यानी कि ICT एकीकरण का लाभ, यानी कि ICT का। और आपकी एक हेडिंग ये है, यानी कि इसको भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं, पढ़ाना चाहिए, टॉपिक है आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण विकास में गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ताकि वे प्रभावी ढंग से पढ़ा सके, छात्रों के लिए बेहतर सीखने का अनुभव प्रदान कर सके। शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन तकनीकी से परिचित कराना। और एक हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग एक है आपकी अध्यापक शिक्षा में नव परिवर्तन, यानी कि इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अध्यापक शिक्षा में नव परिवर्तन का अर्थ है शिक्षण प्रशिक्षण के तरीकों में नई तकनीकों, विधियों, सोच को शामिल करना, जिससे शिक्षकों और छात्रों दोनों के सीखने का अनुभव बेहतर हो सके। नव परिवर्तन दिशा, ये हेडिंग इसको आप याद करिएगा। नव परिवर्तन दिशा में किए गए प्रयास क्या होते हैं? नव परिवर्तन दिशा में किए गए प्रयास का आशय है नई चीज़ों, प्रक्रियाओं या तकनीकों को विकसित करना, शिक्षण विधियाँ या पाठ्यक्रम विकसित करना, यानी कि विधियाँ या पाठ्यक्रम विकसित करना, और जो लागू करना जो पहले से मौजूद नहीं थी, यानी कि नहीं है, यानी कि नई विधियों को लागू करना जो पहले से मौजूद नहीं है और जिन्हें बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, जिससे समाज, अर्थव्यवस्था या किसी संगठन में सुधार हो सके। नव परिवर्तन यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? नव परिवर्तन का अर्थ है किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाना, यानी कि कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाना, जैसे कि नई विधि, नई तकनीकी, नई पद्धति, नया सेवा, नया उत्पाद, नया चीज़, ठीक है। नव परिवर्तन मतलब नव से, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, मेडिकल हो गया और शिक्षा। तो टेक्नोलॉजी यानी कि आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, मेडिकल, नए दवाएं, चिकित्सा उपकरण हो गया, और शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा हो जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो यहाँ पे आपने देखा कि जो है नई चीज़ों का, यानी कि विधियाँ या पाठ्यक्रम विकसित करना और लागू करना जो पहले से मौजूद नहीं थी, या यहाँ देख सकते हैं जो बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। और यहाँ पे एक पॉइंट था आपका नई पद्धति, नई सेवा, नया ज्ञान, ठीक है। नव परिवर्तन यहाँ पे देख लीजिएगा। और एक ये हेडिंग है आपकी यहाँ पे नवाचार, ठीक है। अध्यापक और स्कूली शिक्षा में नवाचार और विभाग के कई स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और अध्यापकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग नवाचारों को लागू करता है, जैसे कि शिक्षण विधियाँ, तकनीकी, पाठ्यक्रम, ताकि छात्रों की शिक्षा में सुधार हो सके। यानी कि नवाचार का मतलब होता है जैसे सुधार करना, नई चीज़ों में शिक्षण विधियाँ, तकनीकी का प्रयोग, समूह चर्चा और वाद विवाद में सुधार करना हो गया, ठीक है। और इसमें जो है नई चीज़ों का जो है परिवर्तन करना, जैसे यहाँ पे अभी हमने आपको बताया यहाँ पहले से मौजूद नहीं है, यानी कि शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम विकसित करना, लागू करना जो पहले से मौजूद नहीं है, यानी कि नया मतलब खोज करना, नया संशोधन करना, ये याद कर लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है।
लास्ट हेडिंग है आपकी इसमें फोर्थ अध्याय में, यानी कि फोर्थ जो है यूनिट के अंतर्गत शैक्षिक पर्यटन कार्यक्रम क्या होता है। एक ऐसा कार्यक्रम है जो यात्रा और शिक्षा को जोड़कर छात्रों को नई जगहों पर जाकर ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जैसे कि ऐतिहासिक स्थलों, सांस्कृतिक स्थलों या प्राकृतिक वातावरण का दौरा। तो ये आप इसको पढ़िएगा, ये हो जाएगी हेडिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षिक पर्यटन का मतलब है, यानी कि शैक्षिक पर्यटन का मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त करने या सीखने के उद्देश्य से किसी स्थान की यात्रा करना, यानी कि सफ़र करना। ठीक है, शैक्षिक पर्यटन का मतलब है किसी ज्ञान प्राप्त करना या सीखने के उद्देश्य से किसी स्थान पर यात्रा करना। प्रकार देख सकते हैं, विभिन्न अनुभव शामिल हो सकते हैं, जैसे कि जैसे कि विदेश से अध्ययन कार्यक्रम, यानी कि विदेश से अध्ययन कार्यक्रम, यानी कि और छात्र अनुभवों का आदान प्रदान हो गया। और ऐतिहासिक स्थलों या स्कूल यात्राएं, जैसे अलग अलग स्कूल में आप गए, पढ़ाई किए हैं, मतलब फंक्शन जो होते हैं उसमें गए, या जो है ऐतिहासिक स्थलों और छात्रों का अनुभव आदान प्रदान। उद्देश्य के तौर पे देख सकते हैं नई चीज़ों का अध्ययन करना, दूसरी संस्कृतियों के बारे में सीखना, अध्ययन यात्राएं सीखना, सीखे गए कौशलों को जो है लागू करना। कहने का मतलब है कि जो है यहाँ से देख सकते हैं ऐतिहासिक स्थलों, सांस्कृतिक स्थलों या प्राकृतिक वातावरण का दौरा करना, यानी कि जहाँ पे आप कहीं दूसरी जगह गए घूमने टहलने, वहाँ से जो है ज्ञान अध्ययन किए सीखे, उसको बोलते हैं शैक्षिक पर्यटन। पढ़ लीजिएगा इसको। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अपना जो है पढ़ाई करते रहें, रिविजिट करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में।